Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video on circuit analysis, linear circuit analysis. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ लॉज एंड वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ किरचॉफ करंट लॉ और उसके बाद हम बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के। यानी हमारा इस लेक्चर के अंदर ये पर्पस रहेगा दैट वी आर टू अंडरस्टैंड हाउ द किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ आर अप्लाइड, ये अप्लाई कैसे होते हैं। और फिर जब अप्लाई हम कर लेंगे तो फिर हम जो है इन पे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज लॉज आर। तो सबसे पहले हमारे पास पहला लॉ है एंड दिस इज किरचॉफ करंट लॉ एंड दिस लॉ fundamentally states that charges cannot be created nor destroyed। यानी इस लॉ की जो फंडामेंटल चीज है कि ये भाई आया कहाँ से है, तो वो यहाँ से आया दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। चलिए आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि अब ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, और कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ये बात समझने के लिए ये हमारे सामने एक सर्किट है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस सर्किट की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो इस सर्किट के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर सबसे पहली चीज है कि नोड्स इसके अंदर होते हैं, ब्रांचेस इसके अंदर होती हैं, और लूप्स इस सर्किट के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई नोड क्या होता है। तो नोड जो है, ये जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट नोड वेयर टू आर मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइन। ठीक है, वेयर टू आर मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइन, यानी ये एक पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो हैं आपस में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखें इस नंबर वन जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें कि एक सर्किट एलिमेंट है करंट सोर्स, एक सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टर R1, और तीसरा सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टर R2। इन तीनों का एक एक टर्मिनल, करंट सोर्स का एक टर्मिनल, रेजिस्टर R1 का एक टर्मिनल, रेजिस्टर R2 का एक टर्मिनल, ये इस पॉइंट पर कनेक्टेड है। So this is a joining point, a connection point for these three circuit elements. Therefore, it is a node. Similarly, node 2 is the joining point for R3, R4 and I1। यानी I1 का एक टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, दूसरा इसका यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह से R3 का एक कनेक्टेड है, R1 का कनेक्टेड है, फिर R3 का एक इस तरफ है और R1 का दूसरा यहाँ पर है। आई मीन यहाँ पे ये कनेक्शन पॉइंट है, ये कनेक्शन पॉइंट है, ये एक कनेक्शन पॉइंट है, इसी तरह से ये एक कनेक्शन पॉइंट है। तो ये सारे के सारे दे आर मेकिंग नोड्स। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन भी होती है, और वो कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई क्या नोड जो है वो सिर्फ इस पॉइंट को आप नोट कर देंगे, या सिर्फ इस पॉइंट को नोट कर देंगे, इस पॉइंट को नोट कर देंगे। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये पूरी इस तरह से यहाँ से जो लाइन है, दिस इज फॉर्मिंग अ सिंगल नोड। सिर्फ को मतलब ड्रॉ करके थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया गया है ताकि सर्किट को रीड करना आसान हो जाए, उसकी विजुअल रीडिंग आसान हो जाए, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना देते हैं। अदरवाइज इसका और कोई मकसद नहीं होता। यानी दिस इज एक्चुअली अ सिंगल पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे भी लगेगा कि भाई नोड आपका एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे का पूरा जो है वो एक ही नोड है। ठीक है जी, जैसे ये इसमें मैंने आपको दिखाया है। अच्छा, अब नोड के बाद अगली चीज है जो कि सर्किट का हिस्सा होती है, दैट इज लूप। तो लूप ये होता है क्लोज लूप, यानी ये एक होता है एक क्लोज्ड पाथ होता है दैट नेवर गोज ट्वाइस ओवर अ नोड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, यानी ये एक पाथ जो स्टार्ट होता है नोड 5 से, यानी इसका मतलब है कि ये नोड 5 से स्टार्ट हो रहा है। नोड 5 से हम गए R5 की तरफ, R5 से होते हुए नोड 4 पे पहुंचे, नोड 4 से हम R4 की तरफ आ गए, फिर नोड 1 में से पास हुए। ठीक है, और नोड 1 का जो है उसके बाद करंट सोर्स ये हमने लिया, फिर ये R3 लिया, फिर ये नोड 3 आ गया, और उसके बाद वापस नोड 5 पर आ गया। तो आप देखें कि यहाँ पे कोई भी आपका नोड या कोई भी जो ब्रांच है वो रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए दिस इज अ लूप।
इसी तरह से आप देख सकेंगे कि नोड 1 से लेके नोड 3, नोड 2 और वापस नोड 1 पर आ जाए तो ये भी एक लूप है। इसी तरह से नोड 1, नोड 4, नोड 3 वापस नोड 1 पर आ जाए तो ये भी एक लूप है। ठीक है। इसी तरह से आप नोड 2 ले लें, नोड 3 ले लें, नोड 5 ले लें और वापस नोड 1 पर आ जाए तो वो भी एक नोड है, सॉरी एक लूप है। और इसी तरह से ये भी एक लूप होगा, 3, 4, 5 देन बैक टू 3। इन दो को मिला के भी आप एक लूप बना सकते हैं, विच मीन कि अगर आप इमेजिनेटिवली यानी तस्वुराती तौर पर अगर आप R3 को यहाँ से हटा दें और R1 ये नोड 1 से स्टार्ट कर लें, देन R1, नोड 3, नोड 5 एंड देन बैक टू नोड 2, और सॉरी नोड 2 और देन बैक टू नोड 1 आप आ जाएं तो दिस विल बी अ लूप। इसी तरह से एक लूप आपका यहाँ पे बन सकता है, एक लूप आप यहाँ पे देखें ऐसे बन सकता है। ठीक है, एक लूप आपका यहाँ पे बन सकता है और एक लूप तो आपको ये बड़ा दिखाया भी गया है। तो मतलब कोई भी ऐसा पाथ जो कि क्लोज्ड फॉर्म के अंदर हो, जहां से शुरू हो वहीं पे आके खत्म हो जाए, वो आपका क्या होगा, एक लूप होगा। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर ये एक रेड पाथ दिखाएगा कि जो कि लूप नहीं है, मतलब कि ये नोड 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये नोड 1 पे ही जा रहा है, नोड 1 से R2 में से पास हुआ और फिर ये वापस नोड 3 पे आ रहा है, यानी ये इंटरसेक्शन इंडिकेट करता है कि ये वापस नोड 3 पे जा रहा है। नोड 3 पे जाने के बाद अच्छा ये नोड 3 को क्रॉस कर रहा है, मतलब एक अगर यहाँ पे रुक जाता तो फिर तो ये लूप होता, लेकिन ये क्रॉस करके आगे को जा रहा है R3 की तरफ। R3 में से पास होके तो फिर ये करंट सोर्स में से, और फिर ये नोड 1 को भी दो बार ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, नोड 1 में से और उसके बाद वापस यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब इसमें नोड 1 और नोड 3 दो दफा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये आपका लूप नहीं है। ओके जी, अगली चीज आगे जी, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, दिस इज जस्ट अ कंपोनेंट बिटवीन टू नोड्स, यानी कोई से भी दो जिनको आप नोड एक्सेप्ट कर लें उनके दरमियान जो भी सर्किट एलिमेंट होगा दैट वुड बी फॉर्मिंग अ ब्रांच। जैसा कि ये R4, इट इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड नोड 5, सो दिस इज फॉर्मिंग अ ब्रांच। इसी तरह से नोड 3 और नोड 5 के दरमियान ये वोल्टेज सोर्स V2 कनेक्टेड है, दिस इज अ ब्रांच। ये R5 एक ब्रांच है बिटवीन नोड 4 एंड नोड 5। नोड 3 और नोड 4 के दरमियान वोल्टेज सोर्स V1 ब्रांच है, एंड यू कैन रिकॉग्नाइज अदर ब्रांचेस। अब जनाब हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई केसीएल क्या है। तो केसीएल को अंडरस्टैंड करने के लिए इस नोड पे देखें कि ये कुछ करंट इधर एंटर हो रहा है और कुछ करंट्स यहाँ पे तीन साइड्स पे तीन डायरेक्शन में लीव कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वुड से दैट जितना चार्ज यहाँ पे आया है उतना ही यहाँ से लीव कर जाना चाहिए, एंड दिस इज केसीएल। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, अ नोड connects several components but it does not hold any charge. It does not hold any charge. Total current flowing into the node must be equal to the total current out of the node. इन जितना करंट एंटर हुआ उतने सारे का सारा ये लीव कर जाना चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो इक्वली लीव कर जाए हर एक ब्रांच के अंदर। ठीक है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। ठीक है, सिर्फ यही इसके अंदर पाबंदी है, सिर्फ यही रेस्ट्रिक्शन है कि जितना करंट एंटर हुआ है सारे का सारा यहाँ पे लीव, ना कम ना ज्यादा। यानी अगर 10 एम्पेयर करंट एंटर हुआ है तो 10 एम्पेयर ही यहाँ से लीव करे। अब हो सकता है 2 एम्पेयर यहाँ से जाए, 3 एम्पेयर यहाँ से जाए, बाकी 5 एम्पेयर यहाँ से चला जाए, या फिर 4 एम्पेयर यहाँ से जाए, चार ही यहाँ से जाए, 2 एम्पेयर यहाँ से चला जाए, मतलब टोटल आपका 10 हो गया। तो ये आपका केसीएल है। अब ये इसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशन है केसीएल की। एक डेफिनेशन ये है दैट सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड। यानी इसको इस डायग्राम में समझें कि I1 करंट एंटर हो रहा है, I5 एंटर हो रहा है, जबकि I2, I3 और I4 ये लीव कर रहे हैं, ये करंट लीव कर रहे हैं। मतलब I1 और I5 को जमा करें और I2, I3 और I4 को जमा करें, दोनों साइड पे जो सम है दैट मस्ट बी सेम। अच्छा, दूसरी ये है कि डेफिनेशन है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड इज जीरो।
यानी एक तो ये आ गई ना कि जितने एंटर हुए करंट उतना ही लीव कर गए, ये दोनों का अलग अलग सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी I1 और I5 को ऐड करें तो दे दे दिस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ I2 I3 एंड I4। ठीक है, एक तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग। दूसरी है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग आउट ऑफ अ नोड इज जीरो। अब ये इसी लॉ को एक दूसरी फॉर्म में कहने का है तरीकाकार है, यानी इससे भी आपका वही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ अ नोड इज जीरो, मतलब कि जितने करंट यहाँ से लीव करेंगे उन सबको जमा कर दो तो आपका सम जो है वो जीरो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है I2 I3 I4 तो लीव कर रहे हैं, लेकिन I1 और I5 तो लीव नहीं कर रहे, ये तो एंटर हो रहे हैं। तो हम इसको लीव के रेस्पेक्ट से नेगेटिव करंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि I1 विल बी नेगेटिव, I5 विल बी नेगेटिव, जबकि I2 I3 एंड I4 दे विल बी पॉजिटिव करंट विद रिस्पेक्ट टू लिविंग। यानी लिविंग के लिहाज से, फ्लोइंग आउट के लिहाज से I1 एंड I5 दे विल बी नेगेटिव, जबकि I2 I3 I4 दे विल बी पॉजिटिव। और इन सारे करंट्स को आप ऐड कर दें तो आपका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगली डेफिनेशन आपके पास है that algebraic sum of currents flowing into a node is zero। अब इस डेफिनेशन के लिहाज से I1 और I5 दे विल बी पॉजिटिव करंट्स, और जबकि I2 I3 I4 दे विल बी नेगेटिव करंट्स। यानी अब हम एंटरिंग को जो करंट है, जो एंटर हो रहे हैं, जो फ्लो इन कर रहे हैं, उनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जबकि जो फ्लो आउट कर रहे हैं उनको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब इनको भी अब जमा करेंगे, देयर देयर सम विल बी जीरो। These are three ways of taking the defining KCL। आप उसी लिहाज से ये कुछ नोट्स की और आपके पास आ गई हैं, तो यहाँ से आप नोट्स को मजीद आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अब हमने नोड की डेफिनेशन पीछे पढ़ी है कि कोई भी कनेक्शन पॉइंट होता है, और यहाँ पे हम नोड को ज़्यादा जेनेरिक कर देते हैं। जेनेरिक करने का मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे डिसाइडेड है ना कि ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इन पॉइंट्स पर ये सर्किट एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सम टाइम हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें यहाँ से लेट से हम R3 जो है ना, यानी R3 और ये नोड 2 और नोड 3, इन दोनों को मिला के हम एक नोड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन के लिहाज से आपके पास ये ब्रांच इस नोड को कनेक्टेड होगी, ये ब्रांच कनेक्टेड होगी, ये ब्रांच होगी और ये ब्रांच होगी, जबकि R3 जो है दिस विल बिकम एन इंटरनल ब्रांच इनटू दिस नोड। ठीक है, ये कनेक्शन पॉइंट होगा फॉर द सर्किट एलिमेंट्स करंट सोर्स R1, दिस रजिस्टर और दिस वोल्टेज सोर्स, जबकि ये R3 के लिए कनेक्शन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसी पे आपकी एक असाइनमेंट जो आपको दी हुई है उस पे एक प्रॉब्लम भी है, जिसके अंदर आपको करंट I1 कैलकुलेट करना है, और वो वहाँ पे कुछ करंट आपको नहीं गिवन है, तो वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये रजिस्टर आप गायब करके तो इसको एक नोड के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि इस केसीएल पर डिपेंडेंट है। तो जनाब इसके अंदर कुछ करंट्स मिसिंग होंगे तो वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ट्रिक यहाँ पर ये है कि आपने ऐसा नोड सिलेक्ट करना है जहाँ पे सिंगल अननोन हो, बाकी सारे नोन्स हो। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा है कि हम अपनी तरफ से भी नोड बना सकते हैं। एक तो नोड यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, तो दूसरे हम अपनी तरफ से भी नोड बना सकते हैं, जैसे R3 को हमने इंटरनल शामिल करके तो नोड बना लिया था। ओके, तो जनाब हम वन बाई वन सारे करने कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले I1 कर लेते हैं। तो हम I1 देख सकते हैं कि ये आपका नोड 2 पे कनेक्टेड है, लेकिन नोड 2 पे I4 I6 अननोन है, तो इसलिए इस नोड पे हम केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते। हमें अप्लाई करना चाहिए नोड 1 पे केसीएल। नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो इस पे I1 के अलावा बाकी दोनों करंट जो है ना वो नोन है। तो I1 जहाँ पे एंटर हो रहा है, और 60 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर ये लीव कर रहे हैं।
तो अगर आप केसीएल की जो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने लीविंग करंट्स को एक साइड पे लेना है और एंटरिंग करंट्स को एक साइड पे लेना है, तो वो वाली डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करें यहाँ पे, सो यू विल नोटिस दैट I1 विल बी इक्वल टू 60 मिली एम्पेयर प्लस 20 मिली एम्पेयर, सो I1 विल बी इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सारे करंट्स को लीविंग लेते हैं या फिर हम सारे करंट्स को एंटरिंग लेते हैं, तो कोई भी उन बाकी दो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से I1 के बाद अगर आपको I2 कैलकुलेट करना है, जो कि I2 नहीं आपने करना, तो अब I4 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I4 के लिए आप जो है ये नोड 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, नोड 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोड 3 भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे I5 अननोन है, क्योंकि इस नोड 3 पर ये 4 ब्रांचेज हैं, और जब भी आपने किसी नोड पर केसीएल अप्लाई करना है, देन यू कैन नॉट लीव एनी ब्रांच अनअटेंडेड, विच मीन यू कैन नॉट लीव एनी ब्रांच, यानी हर ब्रांच का करंट आपने उसमें शामिल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है कि आपके पास यहाँ पे इस नोट पे दो अननोन है, जबकि आपको I4 कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप इस पूरे को एक नोड बना दें, ठीक है, अगर आप इस पूरे को क्या करें, एक नोड बना दें, तो आप I4 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले I5 कर लें। I5 के लिए अगर आप I4 पे, नोड 4 पे अप्लाई करें केसीएल, अब इसमें 20 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है और ये भी एंटर हो रहा है, I5 आपका लीव कर रहा है, विच मीन I5 आपका क्लियरली 50 मिली एम्पेयर है। अब 50 यहाँ पर आ गया, I4 आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्टली यू कैन कैलकुलेट I6, गिवन कि आप I1 भी कैलकुलेट कर चुके हैं और I4 भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यू ट्राई इट, आई एम लीविंग दिस फॉर यू। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को रोक के तो इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी यहाँ तक ये सब कुछ हो गया है, तो इसको आप पास करें और खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। हम अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगले एग्जांपल में जनाब अब हमने इसमें प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे आपने केसीएल लिखना कैसे है। तो केसीएल हम पीछे पहले भी लिखा है, अब यहाँ पे जरा जेनेरिक है, मीन की यहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन है, हमें सिर्फ केसीएल पे फोकस करना है। तो रिमेंबर ऑलवेज के, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जब भी आप किसी नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे, तो पहली चीज ये है कि एक तो आपने करंट्स सारी, जो किसी भी नोड पे जितनी ब्रांचेज हैं सब की सब आपने आइडेंटिफाई करनी है। हर एक का करंट आपने आइडेंटिफाई करना है, और आपने अपनी केसीएल इक्वेशन के अंदर हर करंट को लिखना है। यू कैन नॉट लीव एनी करंट इन इन योर केसीएल इक्वेशन। ठीक है। यानी जैसे अगर आप नोड 1 की बात करें, तो नोड 1 पे R1 की ब्रांच कनेक्टेड है, R2 की ब्रांच कनेक्टेड है, और दिस वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो मतलब आपके पास तीन करंट हो गए, I1 हो गया, I2 हो गया, I5 हो गया। तो अगर आप इसका केसीएल लिखेंगे, यू मस्ट इंक्लूड ऑल दीज थ्री करंट्स इनटू योर केसीएल इक्वेशन। इसी तरह से नोड 2 पे जब आप केसीएल लिखेंगे, तो फिर इसके अंदर आपकी जो ब्रांचेज हैं, ये R2 है, R3 है, और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। अब यहाँ पे ये भी याद रखें कि यहाँ पे जो करंट डिपेंडेंट सोर्स का वो 50I2 है, विच मीन कि आपने 50I2 ही लिखना है। ये नहीं लिखना है कि जनाब ये I2 करंट है, नहीं, ये पूरा 50I2 आपने लिखना है। ठीक है। इसी तरह से नोड 3 है और नोड 4 है। अब जनाब हम ये इक्वेशन लिखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि I1 पे हमने लिखा है I1 प्लस I2 माइनस I5 इक्वल टू 0, विच मीन कि यहाँ पर जो है दिस इक्वेशन जो है, ये आपका जो केसीएल हमने लिया था सेकंड वाला, नहीं, जिसके अंदर हमने लास्ट वाला लिया था, कि जिसके अंदर हमने ये सेकंड वाला, ये आप लोग देख लेना, कि जिसके अंदर हम लिविंग करंट्स के लिहाज से लिखते हैं कि लिविंग करंट आर ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर कोई करंट वो लीव नहीं करा, वो एंटर हो रहा है, तो उसको हमने नेगेटिव ले लिया था। तो उसके लिहाज से आपके पास I1 प्लस I2 माइनस I5 हो गया। इसी तरह से नोड 2 पे हो गया आपका माइनस I2, बिकॉज I2 इज एंटरिंग, I3 क्योंकि ये लीव कर रहा है, एंड माइनस 50I2 क्योंकि ये एंटर हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप नोड 4 पर आ जाएं, सॉरी नोड 3 पर आ जाएं, तो नोड 3 पर ये करंट देखें, यहाँ से आ रहा है और इधर एंटर हो रहा है। ये 50I2 नोड 3 से लीव कर रहा है, जबकि नोड 2 में एंटर हो रहा है। तो नोड 3 के लिहाज से ये पॉजिटिव होगा, इसलिए नोड 3 में ये प्लस 50I2 आ गया है। जबकि I4 भी यहाँ से लीव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया।
अच्छा, अगर नोड 4 की बात करें तो I5 लीव कर रहा है, I3 एंटर हो रहा है, I4 एंटर हो रहा है, तो इसलिए आपका I5 माइनस I3 माइनस I4 हो गया। अच्छा, अब ये जो तरीकाकार लिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पे हमने जो करंट आपका लीव करता है उसको हमने पॉजिटिव लिया है, और जो एंटर होता है उसको हमने नेगेटिव लिया है, तो ये जेनेरिक कन्वेंशन है। ठीक है, मतलब हम आगे भी जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम इसी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि इसका फायदा होता है तो आपको लेटर ऑन जब आप चैप्टर 3 या पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी लॉजिक भी समझ आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो बहरहाल अब से हम आगे जब आप केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो लीविंग करंट्स आर पॉजिटिव, एंटिंग करंट्स आर नेगेटिव। तो अच्छा जी, इसके बाद जी अब मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मैंने पिछली स्लाइड पे भी आपको बताया कि अगर आपको I4 कैलकुलेट करना है तो आप इस पूरी ब्रांच को लेकर के, यानी कि इस नोड 3 और नोड 4 को मिला के एक नोड बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 60 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर ये एंटर हो रहे हैं, और 60, 20 और 30 ये तीन करंट जो है वो एंटर हो रहे हैं, और ये I4 I40 मिली पर ये लीव कर रहे हैं। तो मतलब कि अब इस नए नोड डेफिनेशन के लिहाज से आपके पास कितनी ब्रांचेज होगी? 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये पांचों ब्रांचेज आप अपनी केसीएल में लिखेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट I4। ओके जी, अब आ जाए जनाब आप मजीद छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर। और इसमें आप देखें कि हमने I1 कैलकुलेट करना है, तो आप इसको एक सिंगल नोड मान लें, इसे नहीं, इस पूरे को आप एक नोड मान लें। तो इसको नोड अगर हम मान लेते हैं तो आप देखते हैं कि I1 भी एंटर हो रहा है, 50 मिली एम्पेयर भी एंटर हो रहा है। तो अगर हम पिछला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें तो जिसके अंदर हमने लीविंग करंट को पॉजिटिव लेना है और एंटिंग करंट को नेगेटिव लेना है, तो ये दोनों करंट आपके नेगेटिव है। मतलब आप लिख सकते हैं -I1 -50 मिली एम्पेयर इक्वल टू 0। और देन आप अगर I1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे सो I1 विल बी -50 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पे IT करना है, तो आप इसको नोड मान लें, यानी ये जो ऊपर वाला आपके पास बन रहा है, यानी यहाँ पे किया ये गया कि इसको एक नोड बना लिया गया है। तो आप इस नोड के लिहाज से देखें कि IT एंटर हो रहा है, और 10 मिली एम्पेयर, 40 मिली एम्पेयर और आपके 20 मिली एम्पेयर ये लीव कर रहे हैं। तो एंटिंग करंट आर इक्वल टू दी लीविंग करंट। तो इस तरह से आपका IT आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अ, मतलब एंटिंग करंट्स आर इक्वल टू लीविंग करंट्स ले सकते हैं, या फिर आप दूसरी जिसमें आप एंटिंग करंट्स को नेगेटिव और लीविंग को पॉजिटिव लेते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ से आप देखें कि आपका जो I1 है वो 4 मिली एम्पेयर लीव कर रहा है, 10 मिली एम्पेयर आपका एंटर हो रहा है। तो -10 +4 एंड प्लस I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप I1 के लिए सॉल्व करेंगे, यानी 10 मिली एम्पेयर पॉजिटिव, -4 -I1, यानी यहाँ पे एंटिंग करंट को पॉजिटिव लिया गया है, तो यहाँ से आप I1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट हेयर I1 एंड I2। I1 के लिए जो है आप देखें कि इस नोड पे आप इक्वेशन अप्लाई कर दें, तो इसमें 12 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है, 4 मिली एम्पेयर लीव कर रहा है, तो आपका जो I1 है ये 8 मिली एम्पेयर रह जाएगा। और यहाँ पे I1 एंटर हो रहा है, I2 लीव कर रहा है, और 3 मिली एम्पेयर भी लीव कर रहा है। तो I1 आपका 8 मिली एम्पेयर यहाँ से आ गया है, और उसके लिए आप I2 आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से अब ये कुछ और एग्जांपल हैं। इस नोट पे अगर आप किसी लगाएं तो 44 मिली पर एंटर हो रहे हैं, IX आपका लीव कर रहा है, ये भी आपका लीव कर रहा है। सो IX +10 IX will be equal to 44 milliampere, and you will notice that IX is equal to 4 milliampere. Similarly, here IX is equal to 4 milliampere. 10 IX plus IX minus 44 equal to 0. And then solving for IX, you will get 4 milliampere. So in this circuit, आपने सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई किया, और इस नोड पे जब आपने केस से लगाया, then IX is leaving पॉजिटिव आ गया, 10 IX is ending नेगेटिव आ गया।
ये लीव कर रहा है, पॉजिटिव आ गया, ये आपका एंटर हो रहा है 12 मिली एम्पेयर ये वाला, तो ये आपका नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से आई एक्स -10 ix 9 ix हो गया, और +108 हो गया, तो आपका जो आई एक्स है वो हो जाना है, यानी ये आ जाता है 9 ix = -108 मिली एम्पेयर। तो जब आप इसको आई एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी आई थिंक 12 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल में आपको I2 गिवन है, दिस करंट इज गिवन, and then I3 is given, I3 is given, and I4 is given। तो ये तीन करंट्स आपको गिवन है, बाकी सारे आपने करने हैं। बाकी रह भी सिर्फ दो रह गए हैं, एक I2 रह गया है और एक I5 रह गया है। तो क्लियरली अगर आप KCL यहाँ पे लगा दें तो आप I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह से अगर आप KCL यहाँ पे लगा दें तो आप I5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। और ये एग्जांपल इसी तरह से आई लीव द एग्जांपल्स फॉर यू, सॉल्व देम बाय योरसेल्फ, और इनको आप प्रैक्टिस करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये एक और एग्जांपल है, ये भी मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं, ये भी कुछ और एग्जांपल हैं किस सेल की, इनको आप ट्राई कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। Kirchhoff voltage law is जो है, this is actually the energy conservation law, that energy cannot be created nor it can be destroyed। तो इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम पे गौर करें, जो मैं अभी पूरी स्लाइड पहले इस डायग्राम पे, यानी ये क्लोज्ड पाथ है, और इस क्लोज पाथ में क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ये पॉइंट ए से अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, ये पॉइंट बी पे जाता है, पॉइंट बी पे जाके ये फिर सी पे आता है और वापस ए पे चला जाता है। यहाँ पे देखें कि ये जो पोलैरिटी है वोल्टेज की, वो ये इंडिकेट करती है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी इस वाले पाथ की जो पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव है, इस वाले पाथ की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव है, जबकि इस वाले पाथ की पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर आप इन सब की एनर्जी कैलकुलेट करें, एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू Q × V। अब ये कैसे कहाँ से आया है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू Q × V? ये आपके पास वोल्टेज की डेफिनेशन से आया है। हमने पढ़ा है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू dW/dQ। अगर वहां से dW को आप सॉल्व करें तो वो आपको सही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, विच मीन इट इज गोइंग फ्रॉम अ लेवल ऑफ हायर एनर्जी टू अ लेवल ऑफ लोअर एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इट विल हैव टू डिसिपेट एनर्जी हेयर, यानी यहाँ पे इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पाथ इस इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज से एनर्जी लेगा, यहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जबकि ये वाला पाथ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ से भी ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। इसी तरह से, लेकिन अब यहाँ से सी से ए पे आते हैं, तो ये एनर्जी आपकी, अब यहाँ पे ये जो आपका चार्ज है, यहाँ से एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, यानी अपने अंदर लेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस पाथ इज सप्लाइंग एनर्जी। तो इस लूप के अंदर हम ये देख सकते हैं कि दिस वन इज डिसिपेटिंग एनर्जी, दिस वन इज डिसिपेटिंग एनर्जी, एंड दिस वन इज डिसिपेटेड, दिस इज सप्लाइंग एनर्जी। तो इस पूरे पाथ के अंदर इस एनर्जी को प्लस इस एनर्जी को प्लस इसको अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास सम क्या आएगा, 0। इन अदर वर्ड्स यू विल नोटिस कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज Q, इट इज अ काइंड ऑफ कैरियर। ये कहीं से एनर्जी लेता है और कहीं पे एनर्जी जाके दे देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस पाथ से एनर्जी लेता है और इन दोनों को ये एनर्जी दे देता है, तो एट द एंड उसके पास अपने पास कुछ नहीं बचता, टोटल एनर्जी उसकी 0 हो जाती है। इसी को यहाँ पे हमने ये बताया है दैट Q × VA, यानी दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस पाथ।
इंटू क्यू इंटू वी बी सी, ये एनर्जी इस बात की है, एंड प्लस वी सी डी यानी सी टू डी, ये एक्चुअली सी टू ए था, ये गलती से सी डी लिखा गया है। तो बहरहाल दिस टोटल एनर्जी इज जीरो। अब चूंकि इस फार्मूले के अंदर आपका क्यू जो है वो चूंकि कॉमन है, तो इसको आप दोनों साइड पे डिवाइड करके खत्म कर सकते हैं। सो यू विल नोटिस दैट वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये फार्मूला कहता है कि एक लूप के अंदर sum of voltages is zero. Sum of voltages is zero. And this is exactly Kirchhoff voltage law. This is exactly Kirchhoff voltage law. तो फॉर्मली हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ये कह सकते हैं कि दैट सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया गया, सम ऑफ वोल्टेजेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे हम जनाब केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो अब हमें कैसे पता लगता है कि भाई कौन सा वोल्टेज हमें पॉजिटिव लेना है, कौन सा वोल्टेज आपने नेगेटिव लेना है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको डायग्राम में बताया है कि अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ जाता है, तो वो एनर्जी कंज्यूम, वहाँ पे एनर्जी डिसिपेट करवाता है। जबकि अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है वहां से। तो इसी वजह से हम यहाँ पे आपका जब ये नेगेटिव से जाएगा पाथ आपका, तो ये वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आपको पहले मिलेगा तो वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा। इसी वजह से ये है माइनस वी एस प्लस वी आर वन प्लस वी आर टू प्लस वी आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो आपका जो है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ए बी सी डी ई एफ ए लूप के अंदर केवल अप्लाई करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पे अब ये ऐसे, ये इक्वेशन वैसे ऐसे कैसे बन गई, ठीक है। तो आप देखें ए से बी वी आर वन है, तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी ये है, नेगेटिव ये है, इसकी ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज है। उसके बाद ये 5 वोल्ट है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, देयर फोर ये -5 वोल्ट। उसके बाद ये प्लस वी आर टू है, ये -15 है, ये प्लस वी आर थ्री है। यानी जो भी पोलैरिटी आपको पहले मिलती है उसके लिहाज से आपका वोल्टेज बन जाता है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे एक और चीज भी नोट करें कि जब हम कह रहे हैं कि आपका जो लूप है वो ए से स्टार्ट होके तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, विच मीन्स कि हम वो जो चार्ज क्यू है उसके फ्लो की डायरेक्शन को फर्ज कर रहे हैं, उसको हम अस्यूम कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से आप असम्पशन उल्टी भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो फिर ये जो आपकी पोलैरिटीज हैं वोल्टेज की, पॉजिटिव नेगेटिव होना है, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यानी यानी इस लिहाज से ये वोल्टेज आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये वोल्टेज आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द लूप आपके वोल्टेज की टर्म की साइन डिसाइड होता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। और ये मैं इस फिलहाल इस स्लाइड को छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमारे मुतल्लिका नहीं थी। ओके जी। अब यहाँ पे फाइंड वोल्टेजेस वी ए ई और वी सी ई, यानी आपको वी ए टू ई, यानी ए से ई आपको वोल्टेज फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ना ए टू ई एक कंपोनेंट फर्ज कर लें और उस कंपोनेंट को हम इस एरो साइन से इंडिकेट करते हैं। यानी आपने ए टू ई एक कंपोनेंट डिसाइड कर लिया, यानी इमेजिन कर लिया, है नहीं, आपने इमेजिन कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है ए से ई, ई से एफ और वापस ए पे आपका एक लूप बन गया। ठीक है जी। इसमें आप ये लूप अप्लाई कर दें। ठीक है जी। ओके, अब
ये जो मैंने एरो साइन एक लगाया है, ये मैंने जानबूझ के ऐसे लगाया, यानी ई से ई मैंने इसको ऐसे एक एक स्कीम के तहत लगाया है। ये जो एरो साइन है ना, ये मैंने यहाँ पे क्या, आपको फाइंड क्या करना है, वी ए ई। इसका मतलब ये है कि आपको वोल्टेज एट नोड ए फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू नोड ई। मतलब कि आप ये अस्यूम कर रहे हैं कि दैट वोल्टेज ई पे जो पोटेंशियल है वो कम है, और वोल्टेज ए पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप इस तरह का एरो साइन लगाएं, जिसका टेल जो है ना वो उस नोड की तरफ हो जहां पे पोटेंशियल कम है, और उसका हेड उस नोड की तरफ हो जहां पे पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है, तो ये मैंने एक एरो साइन यहाँ पे लगा के ये इंडिकेट कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप लूप लगाएंगे तो आप लूप की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है, मतलब आप ए से ई पे जा रहे हैं, तो आपका ये जो वोल्टेज वी ए ई है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप हायर से लोअर पे जा रहे हैं। इस तरह से ये +10 वोल्ट पॉजिटिव हो गया, और ये -24 आपका नेगेटिव हो गया। तो ये प्लस वी ए ई +10 वोल्ट -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका जो वी ए ई है वो 14 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप जो है लूप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। तो अब इस डायरेक्शन में आपके पास ये +16 वोल्ट -12 वोल्ट -4 वोल्ट +6 वोल्ट एंड -VAE हो जाएगा, क्योंकि अब आप ई से ए की तरफ जा रहे हैं। तो आपका ये वोल्ट हो जाएगा -VAE। ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, 16 -12 +4 -6 -VAE इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपने लूप यहाँ पे लिया था, ठीक है, दोनों में लूप आपने क्लॉकवाइज ही लिया है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए जब आप लूप यहाँ पर लेते हैं तो आप ए से ई पे आते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे लेते हैं तो आप ई से ए की तरफ जाते हैं। तो अगर आप इस लूप के अंदर हैं तो आप ए से ई मतलब हायर से लोअर पे जा रहे हैं, इसलिए आपका ये पोटेंशियल पॉजिटिव है। जबकि इस लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर आप ई से ए की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो इसलिए आपका ये वोल्टेज नेगेटिव है। लेकिन आंसर दोनों में आपका सेम ही आना चाहिए, और सेम ही आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देखें कि 14 वोल्ट ही आएगा। 16 - 12 4 हो गया, ये 4 + 4 8 हो गया, और ये 8 + 6 14 हो गया, और माइनस भी यही है। इसको आप इधर लेके आए तो अगेन VA इज इक्वल टू 14 वोल्ट। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट VCE। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अब इसमें डिपेंडेंट सोर्सेज आ गए हैं, तो इसमें हमने अ, अगर इसमें आपने केवल सिंपली इक्वेशन लिखनी हो, तो आप देखें कि इसके अंदर भी आपने लूप की डायरेक्शन लेनी है। ये +VR1 हो गया, ये +VR2 हो गया, ये -VS इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे कैसे लगाएं, देखिए VR1 +/- VS इक्वल टू 0। और इस तरह से जब आप यहाँ पे लगाएं तो ये हो गया +20 VR1 +VR3 -VR2। यानी इस लूप के अंदर ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस लूप आपको R2 की पहले नेगेटिव पोलैरिटी मिलती है, इसलिए आपका माइनस हो जाता है। इसी वजह से 20 VR1 +VR3 -VR2। ओके जी, अब ये कुछ और एग्जांपल हैं, इसमें आपने भी यही करना है। तो ये मैं छोड़ के तो मैं ये नीचे वाले एग्जांपल पे आ जाता हूँ। अब ये नीचे वाले एग्जांपल में आपको VAD फाइंड करना है, VAD। यानी यहाँ पर भी आप एक इमेजिन कर सकते हैं अ कंपोनेंट, और उसको आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं विद एन एरो साइन। यानी आपने एरो साइन कैसे लगाया है, डी से ए की तरफ लगाया है, डी से ए की तरफ। तो जब अगर आप यहाँ पे लूप लेते हैं, यानी आप जो नीचे वाला लूप बनता है यहाँ पे लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा +VAD -12 वोल्ट -8 वोल्ट -6 वोल्ट। तो ये इक्वेशन बन गई, VAD -12 -8 -6 वोल्ट। तो ये आपके पास +26 वोल्ट आ गया। जबकि अगर आप दूसरी साइड पे लूप लेते हैं,
तो ये हो गया आपका -24 +24 वोल्ट -4 वोल्ट, यानी आपका +24 वोल्ट -4 वोल्ट +6 वोल्ट और -VAB। तो इस तरह से भी करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आपने करना है, जो अगला करना है VEB आपने करना है। तो VEB के लिए, यानी ये आपका VE है, VE है और ये आपका B है। तो यहाँ पर भी आप एक इमेजिन कर सकते हैं एरो साइन लाइक दिस फ्रॉम, नो सॉरी, ये मैंने उल्टा लगा दिया, लेट मी करेक्ट इट। ये आपने ऐसे लगाना है, वी BE है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। तो अब आप देखें इस लूप के अंदर आप जाएं तो -4 वोल्ट आ गया, यानी अब आपका ये लूप बन गया ये वाला, -4 वोल्ट +6 वोल्ट -6 वोल्ट -12 वोल्ट और +VEB। इसलिए आपकी ये क्वेश्चन बन गई VEB -4 +6 और -12 = 0। तो आपके पास ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको VBD फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो लूप बन सकते हैं, और किसी भी लूप के अंदर आप अप्लाई करके तो रिक्वायर्ड वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, आई एम लीविंग दैट फॉर यू पीपल, लेट्स मूव ऑन। ओके, दैट्स इट फ्रॉम दिस। इसके बाद आप जो है ये वीडियो को रोक के, इनके आंसर भी यहाँ पर हैं और इनके सॉल्यूशंस भी हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे V1 करना है। ठीक है, तो V1 करने के लिए ये 25 वोल्ट है, ये Vx/4 है। तो मतलब आप लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा ट्राई करेंगे तो। ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑन KCL एंड KVL, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन किए रखिए। शुक्रिया।